हेलो मेरे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास बोलते हैं चैप्टर नंबर 5 है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। ठीक है, बिल्कुल सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि सर करारोपण के मुख्य उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक व्यय के क्या महत्व है, ठीक है। उसके अलावा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है तो उसके कारण क्या क्या है, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष के गुण क्या है, उसके दोष क्या है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है सर। तो देखना है इसमें मैंने केवल पॉइंट लिखे हैं और आपको लगभग पॉइंट को अच्छे से समझना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बेसिक पॉइंट है और हो सकता है यहाँ से एक या दो नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए तो ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा और मैं आपको टॉपिक्स पर ले चलता हूं। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो करारोपण के मुख्य उद्देश्य यानी कि टैक्सेशन के मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उसको देखना है। तो पहला ऑब्जेक्ट है कि सार्वजनिक आय प्राप्ति। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को आय प्राप्त करनी है और गवर्नमेंट को आय प्राप्ट करने तो कई सारे टैक्स लगा देती है। डायरेक्ट टैक्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है। ठीक है, इनकम टैक्स के रूप में हो चुका है, सर्विस टैक्स है, प्रोडक्ट टैक्स है, मनोरंजन टैक्स है। तो इसमें भी एक्चुअली क्या गवर्नमेंट को इनकम होती है। फीस जुर्माना ये क्या है, इससे भी गवर्नमेंट को इनकम भी होती है। बिल्कुल सर। फिर है धन के वितरण की विषमता को दूर करना, यानी कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी किसी व्यक्ति के पास में आय ज्यादा है, किसी व्यक्ति के पास में आय कम हो रही है, तो एक्चुअली ये जो सिकनेस हो रही है इस सिकनेस को दूर करने का काम करना है। ठीक है, यानी कि समानता लाना, विषमता को दूर करके। फिर है उत्पादन, रोजगार एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जब टैक्स लगेगा तब गवर्नमेंट को इनकम होगी, जब इनकम होगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, उत्पादन का स्तर भी बढ़ेगा। मुद्रा प्रसार पर रोक करना, यानी कि जब मुद्रास्फीति होती है तो उस मुद्रास्फीति पर कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, टैक्स को लगा देते हैं। उसके बाद में है अनावश्यक उपभोग पर व्यय या अनावश्यक उपभोग पर रोक, यानी कि जो फालतू का खर्चा है उस फालतू के खर्चे पर क्या करते हैं, पाबंदी लगानी है, उस पर रोक लगानी है। ऐसी जगह पर हमें खर्च नहीं करना है जहां पर गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वहां पर गवर्नमेंट ऐसे खर्चा नहीं करेगी। तो जहां पर लग रहा है कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है या यहाँ पर कोई लाभ नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट उस पर रोक लगा सकती है ऐसे उपभोग पर। संरक्षण का उद्देश्य, ठीक है, यानी कि कई सारी ऐसी चीजें भी होती है जिसका सुरक्षित रखना काफी जरूरी होता है, तो वो भी एक्चुअली इसका उद्देश्य होता है करारोपण का। ठीक है, क्योंकि टैक्स लगेगा तो ही हम एक्चुअली उन वस्तुओं को सुरक्षित कर सकते हैं। कुछ ऐतिहासिक स्थल भी होते हैं तो वहां पर भी टैक्स लगता है और टैक्स लगेगा, लोग देखने आएंगे तो हम उनको सुरक्षित तो रख सकते हैं। औद्योगिक विकास में सहयोग, जब टैक्स लगेगा तो नए नए कारखाने स्थापित होंगे, उद्योगों के अंदर विकास होगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर है सार्वजनिक व्यय का महत्व। अगला एडिस क्या है आपके, सार्वजनिक व्यय का महत्व। अब इस सार्वजनिक व्यय का क्या महत्व, पहला कह रहा विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करेगी तब क्या होगा, एक अर्थव्यवस्था के अंदर कई सारे डेवलपमेंट होंगे, विकास के अंदर वृद्धि होगी। जन उपयोगी सेवाओं के विस्तार एवं विकास, जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तब लोगों को सुविधा मिलेगी, ठीक है, और उनकी सेवाओं का क्या होगा, विस्तार होगा। जैसे कि पहले सूरज से बोरीवली के लिए बस नहीं थी, तो अब बस की व्यवस्था करती है, तो ये क्या होगा, जन उपयोगी सेवाएं तो है। अगर नई नई गाड़ियों की व्यवस्था होगी अपने स्टेशन पर तो क्या होगा, सेवा का विस्तार हो रहा है। फिर है एकाधिकारी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी भी होती है जो एकाधिकार के अंदर होती है, मोनोपोली के अंदर होती है, तो उस पर क्या करते हैं, प्रतिबंध लगाना है। एक्चुअली का प्रतिबंध नहीं लगेगा तो वो व्यक्ति मन चाहे कीमत लगा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सर। विशिष्ट क्षेत्रों में व्यय, गवर्नमेंट को अगर पता है कि भैया इस क्षेत्र में मुझे खर्चा करना ज्यादा जरूरी है और गवर्नमेंट अगर उन स्कोप के अंदर अगर खर्चा करे तो लगभग एक्चुअली विकास भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। यानी कि विशिष्ट क्षेत्र में जैसे शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, तो वहां पर खर्चा करना जरूरी है। मूल्यों में स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है, समाज में कमजोर वर्गों का उत्थान, यानी कि समाज के अंदर जो भी निम्न स्तर के वर्ग है, निम्न स्तर के जो लोग हैं, तो उनका
प्रोत्साहित करना, उनका उत्थान करना, ये भी इसका जरूरी है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी तब तक उन कमजोर वर्गों का उत्थान नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये तो है करारोपण का मुख्य उद्देश्य और सार्वजनिक व्यय के महत्व। अब देखना है कि जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है उसके रीजन क्या है, उसके कारणों को देखना है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिएगा, अब आपको देखना है कि भाई सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि पब्लिक एक्सपेंसेस कैसे बढ़ते हैं, उसके कौन कौन से रीजन है। तो पहला रीजन है भाई जनसंख्या में वृद्धि। ऑफ कोर्स जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस भी क्या होंगे, बढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सरकार के कई सारे खर्चे बढ़ते रहेंगे, शिक्षा में भी खर्चा बढ़ेगा, चिकित्सा में भी बढ़ेगा, सरकार के तरह की जो योजनाएं चलाती है उसमें भी खर्चा आएगा। उसके बाद में है सुरक्षा व्यय में वृद्धि। सुरक्षा व्यय में वृद्धि, अब इस सुरक्षा वृद्धि में मतलब भाई जाहिर सी बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब विश्व में सुरक्षा व्यय के अंदर देश में वृद्धि हुई थी और भारत के कई पड़ोसी राष्ट्रों के अंदर ये कह सकते हैं कि शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण देश की सुरक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई है और 1947 के बाद में भारत को तीन बड़े युद्ध का सामना भी करना पड़ा है, जिससे कि एक्चुअली का सार्वजनिक व्यय बढ़ चुके हैं। ठीक है, 1947 के बाद में तो खर्चा ही खर्चा हुआ क्योंकि तीन विश्व युद्ध हो चुके थे। फिर है सामाजिक सुरक्षा योजना। सामाजिक सुरक्षा योजना का विस्तार। सामाजिक सुरक्षा योजना का विस्तार में कह सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट आपको कई तरह की सुविधा भी देती है, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि ये पेंशन वगैरह जो होती है, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता है, विकलांगता पेंशन है, विकलांगता पेंशन, तो ये सब किसमें जाते हैं आपको, सामाजिक सुरक्षा के तहत, जो भी क्या है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने का कारण। फिर है सामाजिक सेवा पर व्यय। सामाजिक सेवा पर व्यय का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट आपको कई तरह की सुविधा भी देती है, जैसे कि शिक्षा पर है, ठीक है, एजुकेशन पर है, चिकित्सा पर है, तो ये सारा क्या है, ये भी तो खर्चे है ना गवर्नमेंट के। फिर है योजना पर है, यानी कि गवर्नमेंट जो भी पहले योजना चलाती है तो उन योजनाओं पर भी तो व्यय होता है कि नहीं होता। मतलब भाई 1951 के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी, तो पंचवर्षीय योजनाएं जब शुरू हुई थी तो भारत में नियोजित आर्थिक विकास की जो भी नीति को अपनाया था, तो उनकी सफलता के लिए भारी मात्रा में एक्चुअली क्या है व्यय करना पड़ता है। ठीक है, फिर है जीवन स्तर में वृद्धि। जीवन स्तर में वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि भाई जीवन स्तर में वृद्धि के कारण सरकार से जनता के द्वारा मांगों में वृद्धि हुई है। ठीक है, जैसे जैसे लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है वैसे वैसे गवर्नमेंट के पास में कई सारी पब्लिक की डिमांड भी बढ़ी है, और जब डिमांड बढ़ी है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस भी बढ़ चुका है। फिर है कीमत स्तर में वृद्धि, यानी कि कीमत में वृद्धि के कारण सरकारी कर्मचारियों के वेतन है भत्ता है, तो उनके कारण कई निर्धारित किया गया और इनसे एक्चुअली सार्वजनिक व्यय में भी वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि वेतन भत्तों में कई बार निर्धारण करते हैं, तो ये क्या है एक्चुअली बार बार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण पे कई सारे कर्मचारी हड़ताल भी करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, ठीक है, हमें बोनस दो, ये दो, तो एक्चुअली क्या गवर्नमेंट का तो एक्सपेंसेस बढ़ ही रहा है। फिर है राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब क्या हुआ कि भाई विकेंद्रीकरण के कारण राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाओं की जो भी संख्या है और उनकी जो भी व्यय है उसमें भी वृद्धि हो चुकी है। फिर है प्रशासनिक व्यय में वृद्धि। प्रशासनिक व्यय में वृद्धि, जैसी बात है राज्य की कई आर्थिक क्रियाओं के संचालन पर जब बढ़ते हुए जो भी उत्तरदायित्व है तो उसके कारण प्रशासनिक व्यय में भी क्या होगा अत्यधिक वृद्धि होगी। फिर है प्रजातंत्र का बोझ। प्रजातंत्र का बोझ मतलब भाई वर्तमान में विश्व के प्रत्येक देश में प्रजातांत्रिक भावना एक प्रबल होती जा रही है, और जिससे कि सरकार को चुनाव है या अन्य प्रशासनिक सुरक्षा है या सामाजिक कार्यों पर अधिक धन व्यय जो है करना पड़ता है। फिर है उद्योगों की स्थापना व राष्ट्रीयकरण, मतलब भारत में राष्ट्रीयकरण की नीति के कारण उद्योगों के मालिकों को काफी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में चुकानी पड़ रही है, और इसी के अलावा ये कह सकते हैं
कि वर्तमान में भी सरकार ने अनेक नए नए उद्योग है जो स्थापित किए, तो उसके लिए भी क्या एक्चुअली खर्चा बढ़ता जा रहा है। फिर वृद्धि के अन्य कारण, वृद्धि के अन्य कारण का मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तो उसके लिए भी तो गवर्नमेंट के पास में खर्चा होता है कि नहीं होता, तो ये भी वृद्धि का कारण है। फिर है सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना का मतलब क्या हुआ भाई, जो भी जैसे कि सीनियर सिटीजन है, इनको मताधिकार है, स्त्री मताधिकार है, श्रम संघ है, तो उन संगठनों के उदय से मनुष्य के जो भी एक सामाजिक और राजनीतिक चेतना का भी विकास होता है, और जन साधन अपने मताधिकार के प्रति एक सजग है और लोकप्रिय सरकारों से अधिकाधिक सुविधाओं की मांग भी करता है, जिससे क्या एक्चुअली उनकी पूर्ति के लिए सरकार की जो भी व्यय है उस व्यय में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिख सकते हैं मताधिकार है, ठीक है, श्रम संघ है, तो ये भी एक्चुअली हड़ताल करते हैं, तो उनकी भी तो मांग पूरी करनी पड़ती है। उसी प्रकार वृद्धि करने कारण में मैंने आपको बताया भूकंप है, ठीक है, भूकंप है, बाढ़ है, तो ये सब इसमें जाते हैं, इसी के अंदर जाते हैं। उद्योगों की स्थापना में आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो इसको नोट करो। अब देखते हैं कि भाई प्रत्यक्ष कर के गुण क्या है, उसके दोष क्या है, अप्रत्यक्ष के गुण क्या है और दोष क्या है, उसका एक बार नोट करो इसको, चलिएगा। अब आपको देखना है कि प्रत्यक्ष कर के गुण क्या है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स अगर लगा दे तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा उसके बारे में देखना है। तो देखो भाई, पहला है आपके न्यायपूर्ण। अब इस न्यायपूर्ण कैसे हो सकता है, तो यार जाहिर सी बात है, जब प्रत्यक्ष कर सामान्यतः ये कह सकते हैं कि भाई न्याय सिद्धांत के अनुकूल होता है। कैसा होता है, अनुकूल। तो प्रत्येक व्यक्ति पर, यानी कि हर व्यक्ति पर अगर कर भार उसकी आय के अनुसार अगर लगा दे तो कर भार करदाता की सामर्थ्य के अनुसार डाला जाता है, यानी कि धनी व्यक्ति अधिक धनी और निर्धन व्यक्ति कम होते हैं। ठीक है, मतलब उन पर्सन की जो भी इनकम है उस इनकम के अकॉर्डिंग अगर हम लगाएंगे टैक्स तो बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इससे क्या है, धनी व्यक्ति धनी रहेगा और निर्धन व्यक्ति कम रहेगा। समझ में आया? बिल्कुल सर, मतलब न्याय करना है, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। फिर है निश्चितता एवं सरलता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी डायरेक्ट टैक्स है निश्चित और स्पष्ट और सरल होना चाहिए, और इस प्रकार के कर में क्रियाघात है, क्रियापात है, वो एक ही व्यक्ति पर पड़ने से यह कर निश्चित और समझने योग्य सरल होता है। और ये भी कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार के जो भी कर है तो उसमें करदाता को ये ज्ञात भी होता है कि वह कितनी रकम कब और कहां देगा, और इसके अलावा जो भी सरकारी अधिकारी को भी इस प्रकार के कर लेने में कोई जटिल काम नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर है मित्रता। ठीक है, अब इससे मित्रता पॉइंट क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो भाई प्रत्यक्ष कर है वो मित्रता के नियम के अनुकूल है और सरकार स्वयं करदाता से प्रत्यक्ष कर वसूलती है। और ये भी कह सकते हैं कि सरकार एवं करदाता के मध्य कोई मध्यस्थ नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर मैं टैक्स दे रहा हूं तो मेरे और गवर्नमेंट के बीच में कोई नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर होता ही, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि भाई इन करों को वसूलने का कोई भी व्यय कम होता है और इस प्रकार की जो भी रकम है वो करदाता को देते हैं और इसका बड़ा सरकारी कोष में पहुंचता है। फिर है समानता, इक्विलिटी। समानता का मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी प्रत्यक्ष कर है तो उसमें समानता के सिद्धांत का पालन करना, लोगों की जो भी आय है उसकी आमदनी के अनुसार कर लगाना, और इस प्रकार के कर को अन्य व्यक्ति पर टाला नहीं जा सकता। ठीक है, फिर है पांचवा पॉइंट है कि सामाजिक चेतना एवं जागृति। सामाजिक चेतना एवं जागृति, अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है, क्या समस्या पैदा करता है, देखो इसको अच्छे से। जाहिर सी बात है भाई प्रत्यक्ष कर में नागरिकों की चेतना उत्पन्न करते हैं। करदाता जानता है कि उसने सरकारी सहायता के लिए रकम अदा की है और यह भी देखता है कि सरकार के द्वारा रकम का सदुपयोग कर रही है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर है लोचपूर्ण, परफेक्ट इलास्टिसिटी, यानी कि
प्रत्यक्ष कर एक नॉर्मल क्या होते हैं, एक्चुअली लोचदार होते हैं और इनमें आवश्यकता अनुसार कम और ज्यादा व्यय कर सकती है। ठीक है, यानी कि जो भी डायरेक्ट टैक्स है वो कैसे होते हैं, एक्चुअली लोचपूर्ण होते हैं और इसमें कम भी होते हैं और ज्यादा भी होते हैं, मतलब उन पर बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हैं। फिर है उत्पादकता। जाहिर सी बात है डायरेक्ट टैक्स बढ़ा तो उत्पादन का जो भी स्तर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे संपत्ति और संपन्नता अगर बढ़ेगी तो वैसे वैसे आय भी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है उत्पादकता का स्तर में बढ़ाने की कोशिश करनी होती है जिससे कि रोजगार का अवसर भी मिलेगा और आय में भी वृद्धि होगी। फिर है प्रत्यक्ष कर के दोष कि भाई अब प्रत्यक्ष कर के दोष कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखना पहला लिखा है लोकप्रियता का अभाव। लोकप्रियता का अभाव का मतलब क्या हुआ कि प्रत्यक्ष कर लोकप्रिय नहीं होते क्योंकि इन करों का भार चुकाने वालों पर ही पड़ता है और वह पीड़ा का अनुभव भी करता है। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि भाई सिंपल शब्दों में मैं ये कहता हूं कि अगर टैक्स का जो भी वेटेज है वो चुकाने वाले पर ही नॉर्मल पड़ता है तो वह पीड़ा का अनुभव करता है। यानी कि यार मैंने कोई भी इनकम ली है और मैं वहां से कोई आय प्राप्त कर रहा हूँ और मैं अगर टैक्स दे रहा हूँ तो मेरे ऊपर तो भाई बोझ ही है ना, समझ में आया? क्योंकि भाई मान लीजिए मैं 10,000 रुपये कमा और 10,000 में से 3,000 रुपये गवर्नमेंट को दे रहा हूँ तो यार बोझ तो मेरे ऊपर है। परिवार तो चला नहीं है लेकिन सरकार को भी टैक्स देना ये कितनी बड़ी समस्या पैदा करती है। फिर है कर चोरी। कई सारे लोग हैं वो टैक्स की चोरी भी करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली अगर प्रत्यक्ष कर का भार सीधा करदाता को पड़ता है तो इसमें कर चोरी की संभावना भी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर भी मिलता जुलता ही है। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात है कि भाई टैक्स अगर एक करदाता के ऊपर सारा टैक्स का भार पड़ता है तो वो बोझ काफी महंगा होता है। ठीक है, और इसी स्थिति में कह रहा हूँ कि जब करदाता के ऊपर कई सारा भार पड़ता है तो चोरी होने की संभावना भी रहती है। फिर वो यही सोचते हैं कि मुझे टैक्स भरना नहीं है। अमितव्यय। अमितव्यय का मतलब क्या हुआ भाई, जाहिर सी बात है सरकार को प्रशासनिक व्यय के रूप में काफी रूप से धनराशि व्यय करनी पड़ती है। तो इससे क्या है, करों की वसूली में व्यय से प्राप्त जो भी आय है उसमें अधिक हो जाती है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि गवर्नमेंट के कई सारे खर्चे होते हैं और उसमें भी टैक्स की रेट बढ़ाना भी पड़ता है। तो ये क्या एक्चुअली दोष ही है। मनमानी की दर है। फिर अल्प समूह का भार है। मनमानी का दर का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर प्रत्यक्ष कर के अंदर करों की दर का अगर निर्धारण एक कर अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है और इस प्रकार अनेक बार करदाता कर अधिकारी की स्वेच्छा का शिकार भी हो जाता है। अल्प समूह का भार मतलब ये कह सकते हैं कि भाई जो भी संपन्न वर्ग है और संपन्न वर्ग पर जो भी लगाए जाते हैं और गरीब व्यक्ति को इससे मुक्त भी रखा जाता है और अनावश्यक भार सरकारी पक्षपात है तो उसके रूप में भी अनुभव करता है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये आपके क्या थे सर, प्रत्यक्ष कर के गुण और प्रत्यक्ष कर के दोष। अब हम देख लेते हैं अप्रत्यक्ष के गुण क्या है और अप्रत्यक्ष के दोष क्या है। ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर को मैं कंप्लीट करता हूँ क्योंकि पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसके अंदर आप लिख तो सकते हैं। ठीक है, इसे लिखो, नोट करो इसको। तो देखो अप्रत्यक्ष करों के क्या क्या गुण हैं और अप्रत्यक्ष के करों में दोष क्या है उसके बारे में देखो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब पहला गुण है कि भाई लोचदार, मतलब अप्रत्यक्ष कर एक्चुअली क्या होते हैं, लोचदार होते हैं और इन करों के कारण इन वस्तुओं की कीमतें जब बढ़ने के उपरांत मांग में अधिक कमी नहीं होती है और करों की दर अगर बढ़ा भी दे तो आसानी से सरकार अपनी आमदनी बढ़ा देती है। ठीक है, अगर टैक्स की रेट को अगर मान लीजिएगा बढ़ा भी दे जाए तो भी गवर्नमेंट आसानी से अपने आय जो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर है लोकप्रिय। लोकप्रिय का मतलब क्या हुआ कि अप्रत्यक्ष कर का भार करदाता को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं करना पड़ता। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि उत्पादन तो कर रहा है लेकिन ये टैक्स किसी और के माध्यम से भर रहा है, मतलब वास्तविक तौर पर टैक्स का भुगतान करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, तो इस प्रत्यक्ष कर की तुलना अधिक लोकप्रिय होती है। फिर है सुविधाजनक, मतलब अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः वस्तुओं पर लगाए जाते हैं और वस्तुओं की कीमतें
इन करों की राशि से मिलने पर करदाताओं को इसका ज्ञान नहीं होता। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए मूवी देखने जा रहा हूं तो मुझे थोड़ी पता है कि टैक्स की एक्चुअली रेट क्या है। तो इससे भी क्या है, आप एक प्रोड्यूसर को तो काफी बेनिफिट होता है, काफी सुविधाजनक होती है, लेकिन करदाता को ज्ञान नहीं होता। सामाजिक दृष्टि से उपयोगी मतलब जाहिर सी बात है अनुपयोगी वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, घट जाती है टैक्स के माध्यम से। फिर है न्यायपूर्ण मतलब अप्रत्यक्ष कर वो धनी और यह कह सकते हैं कि सभी को चुकाने में पड़ते हैं और वस्तु का उपभोग करने वाला इन्हें चुकाते हैं। फिर है कर आधार का विस्तार। कर आधार का विस्तार मतलब वस्तुओं पर जो भी लगाए जाने वाले कर के कारण यह देना आवश्यक होता है और वस्तु की खरीद के साथ यह कर चुकाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप कोई सी भी वस्तु खरीद के लेकर आओ आपको टैक्स का भुगतान करना कंपल्सरी है। ठीक है, आपको तो देने ही देने जो वस्तु की एमआरपी दे रखी है, क्योंकि उसमें टैक्स काउंट है। ठीक है, फिर है कर चोरी की संभावना नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स की चोरी करने कोई पॉसिबल नहीं है, समझ में आया? ठीक है सर। फिर है अप्रत्यक्ष करों के दोष क्या है, तो पहला लिखा अमितव्यय होता है। मतलब अमितव्यय का मतलब क्या हुआ कि भाई सरकार को जो भी प्रशासनिक व्यय करने पड़ते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, अमितव्यय कह सकते हैं, जो भारी होते। प्रभावपूर्ण मांग में कमी का होना मतलब अप्रत्यक्ष करों के कारण वस्तु का मूल्य जब बढ़ता है तो मांग का उपभोग कम होने लगते हैं। तो आपको पता ही है, क्योंकि जब टैक्स की रेट बढ़ेगी वस्तुओं पर तो मांग और उपभोग क्या हो जाएंगे, कम होगी। फिर है न्यायपूर्णता का अभाव। न्यायपूर्णता का अभाव का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली जनरल तौर पर देखें तो जो भी इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है और अगर उपभोक्ता वस्तु पर लगाएंगे तो गरीब गरीब व्यक्ति उसका भार वहन नहीं कर पाएगा और उसको काफी हद तक नुकसान भी हो सकता है और वो भूखा ही मरेगा। ठीक है, फिर सामाजिक चेतना का अभाव मतलब जाहिर सी बात है अप्रत्यक्ष कर का भुगतान छोटे छोटे अंश में किया जाता है और इसका कारण करदाता को इसकी एहसास भी नहीं हो पाता कि यह मूल्य के भाग के रूप में वसूल किया जाता है और सामाजिक चेतना जागृत नहीं होती। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है यार कि भाई मैंने इनकम टैक्स भी पे किया है और अगर मैं वस्तुओं को खरीद रहा हूँ तो वहां पर भी मुझे टैक्स देना पड़े, कहीं जब घूमने जा रहा हूँ गाड़ियों पे तो वहां पर भी मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। तो यार एक्चुअली क्या है, इसमें चेतना का अभाव तो रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लिखना है। नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज के लिए मिलता हूं मैं जीएसटी के साथ। ओके बाय। क्योंकि इसमें ध्यान रखना मैंने आपको पॉइंट बताया एग्जाम में इस चैप्टर से तो यहाँ पर कोई बड़ा प्रश्न देने की चांस नहीं है कि वो देगा, तो बेसिक मैंने आपको बता दिए पॉइंट पहले से, उसमें से वो देगा। अब देखना है जीएसटी क्या है और जीएसटी में वस्तुओं पर क्या क्या टैक्स रेट है और सेवाओं पर क्या टैक्स रेट है उसके बारे में, क्योंकि अब 2 लेक्चर्स वीडियो और है उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, तो इसको नोट कर दो।